आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आज मई महीने की 5 तारीख है, दिन है बुधवार और मैं अमन गुप्ता आपके लिए लेकर आ गया हूं शाम का न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर। तो यहाँ हम देश दुनिया की खबरें तो आपको सुनाएंगे ही, साथ ही कुछ खबरों पर जरा ठहर कर भी बात होगी। तो वो खबरें कौन सी हैं, चलिए बताते हैं। बंगाल की कमान तीसरी बार ममता बनर्जी के हाथ में आ गई है। अब उनके कैबिनेट को लेकर कयासबाजी है, तो इस बार इसका स्वरूप कैसा रहने वाला है और राज्य में हो रही हिंसा के मसले पर धरना कर रही बीजेपी की टीएमसी के साथ ही राजनीतिक लड़ाई कहां जाकर थमेगी और असम में बीजेपी सर्बानंद सोनोवाल या हिमंता बिस्वा शर्मा किसे चुनेगी अपना अगला मुख्यमंत्री, कैसे निकलेगा इसका रास्ता। उधर सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। तो अब इस फैसले का राजनीतिक असर क्या होगा? क्या जरा देर के लिए आरक्षण का झुंझुना पकड़ाकर ये रोते हुए बच्चे को हंसाने की कोशिश भर थी? इस पर भी बात करेंगे। और आरटीपीसीआर टेस्टिंग को लेकर नई गाइडलाइंस आईसीएमआर ने जारी की हैं। क्या हैं ये गाइडलाइंस और इन्हें बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? और फिर आखिर में उम्मीदों के रोशनदान में एक सच्ची और दिल के सच्चे लोगों की कहानी भी होगी। लेकिन अभी हेडलाइंस का वक्त है, सुनिए जमशेद से। देश में लगातार 10वें दिन 3.5 लाख से ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए गए। बीते दिन 15,41,000 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 22% से ज्यादा है। अब तक कुल 16 करोड़ वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। मराठा आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है, जिससे अब किसी भी नए व्यक्ति को मराठा आरक्षण के आधार पर सरकारी नौकरी या कॉलेज में सीट नहीं दी जा सकेगी। लखनऊ में चिन्हट में ऑक्सीजन प्लांट में सिलेंडर रिफिल करने के दौरान सिलेंडर फटने से 3 लोगों की मौत हो गई और 6 से अधिक लोग घायल हो गए। प्लांट में काम कर रहे एक कर्मचारी का हाथ बुरी तरह झुलस गया। सीएम योगी ने जांच के आदेश दिए हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद आज ममता बनर्जी ने तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान छोटा सा कार्यक्रम ही रखा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी को शपथ लेने पर बधाई दी। ऑक्सीजन संकट पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में हो रही मौतों पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि मरीजों की जान जा रही है और ये नरसंहार से कम नहीं है। कोर्ट ने मेरठ और लखनऊ के जिलाधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि वो इन मौतों की 48 घंटे के अंदर जांच करें। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फेसबुक ने प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया है। अमेरिकी चुनाव के बाद डोनाल्ड ट्रंप पर चुनावों में हुई धांधली के लगातार आरोप लगाए जाने के बाद फेसबुक ने उन्हें बैन कर दिया था। इस पर आज फैसला होना था और फैसले में ये प्रतिबंध जारी रखा गया है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं 5 मई की शाम का दिन भर। मैं हूं अमन गुप्ता। खूनी है भाई, खूनी है, खूनी है भाई, खूनी है, खूनी है भाई, खूनी है। तो राज्य में हो रही हिंसा को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी की ओर से जमकर नारेबाजी हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं। आज उसी रैली में ममता बनर्जी को खूनी बताए जाने वाले ये नारे लगाए गए। आपको जानकारी होगी ही कि कल ही बंगाल में हो रही हिंसा का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। बीजेपी के नेता गौरव भाटिया ने याचिका लगाकर सीबीआई जांच की मांग की है। तो आज जेपी नड्डा ने भी कह दिया है कि बीजेपी इस लड़ाई को प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ती रहेगी। चुनाव के नतीजों के पश्चात इतनी असहिष्णुता, इनटॉलरेंस हमने आज दिन तक नहीं देखा है। कार्यकर्ताओं पर जो प्रहार हो रहा है उसको व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए और उन कार्यकर्ताओं के साथ इस विपत्ति काल में खड़े होकर के प्रजातांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है। तो विरोध के साथ साथ जेपी नड्डा, दिलीप घोष ने हेस्टिंग कार्यालय पर बीजेपी के नए विधायकों को शपथ भी दिलवाई। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी आज बंगाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ राज्य शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ वाद विवाद में उलझ गए।
राजभवन में एक बार फिर ममता के तेवर तल्ख दिखे। ममता बनर्जी ने जहां सरकार बनने के बाद कोविड को पहली प्राथमिकता बताया, तो वहीं जगदीप धनखड़ ने हिंसा को लेकर चिंता व्यक्त कर दी। इसके बाद ममता बनर्जी ने तुरंत ही राज्यपाल को जवाब दे दिया। ममता ने कहा कि मैंने आज ही शपथ ली है। 3 महीने से राज्य की पूरी सरकार चुनाव आयोग के हाथ में थी। आयोग ने इस दौरान कई अफसरों का तबादला किया, नियुक्ति भी की जिन्होंने कोई काम नहीं किया। ऐसे में अब वो कमान संभाल रही हैं और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करती हैं। खैर, पद संभालते ही ममता बनर्जी एक्शन मोड में भी दिखाई दी। उन्होंने डीजीपी और एडीजी को बदल दिया है और सभी एसपी को हिंसा रोकने का आदेश दिया है। साथ ही साथ कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में नई पाबंदियों का ऐलान भी कर दिया है। अब राज्य में मास्क लगाना अनिवार्य है। लोकल ट्रेनों की आवाजाही कल से बंद हो जाएगी। बाजार अब सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक ही खुलेंगे। सोशल या राजनीतिक समारोहों की कोई भी अनुमति नहीं होगी। लेकिन इस सब के बीच चर्चा ममता के कैबिनेट को लेकर भी हो रही है। किस तरह का कैबिनेट इस बार ममता बनाना चाह रही हैं? किसको क्या जिम्मेदारी मिल सकती है? यही पूछा मैंने बंगाल की राजनीति पर गहरी समझ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार जयंता घोषाल से। देखिए, ये एक तो कोरोना बहुत बड़ा कारण है, लेकिन इसको इस मतलब अपॉर्चुनिटी को यूज करके ममता बनर्जी एक ऐसे कैबिनेट बनाना चाहते हैं जो पुराने जो कैबिनेट है उसको सिर्फ रिपीटेशन ना हो जाए और एक ओवरहॉलिंग ऑफ द कैबिनेट जिसको कहते हैं वो हो जाए। और उसमें सबसे बड़ी बात है, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, तो एक अनुमान है कि पार्थो चैटर्जी जो सीनियर टीएमसी लीडर और शिक्षा मंत्री थे और कॉर्पोरेट बैकग्राउंड है, उनको फाइनेंस मिनिस्टर कर सकते हैं। होम मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री, ये दोनों ही ममता बनर्जी अपने पास रखना चाहेंगे, जैसे लास्ट टाइम भी हुआ था, क्योंकि हेल्थ बहुत बड़ा इशू है जो कोरोना के लिए अभी तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। और होम इसीलिए रखना चाहते हैं क्योंकि ये जो वायलेंस का, हिंसा का मुद्दा बहुत बड़ी मुद्दा हो रहे हैं और बीजेपी जैसे पार्टी प्रधान प्रतिपक्ष बन गए असेंबली में। और इसी समय बीजेपी के मतलब ये जो स्पेस जो बीजेपी को मिला है उसको काउंटर करने के लिए होम मिनिस्ट्री अपने हाथ में रखे और वो कोशिश करेंगे कि ये जो शिकायतें हैं इसको कैसे कॉम्बैट करें। और इस बार कास्ट वाइज और रीजन वाइज हो सकता है कि दार्जिलिंग से तृणमूल के कैंडिडेट को कैबिनेट में लाना और उससे दार्जिलिंग और हिल एरिया को एलिनेट ना हो जाए और कंट्रोल रहे, नियंत्रण रहे, ये एक मौका है और ये कोशिश हो सकता है। और जो लोग तृणमूल कांग्रेस के एमएलए थे और भाजपा में चले गए थे और चुनाव हार गए, और उसमें जो लोग हराया, मतलब तृणमूल के साथ तो तृणमूल का जो लड़ाई हुआ, तो उसको प्राइज देने के लिए तो वो संदेश भी ममता बनर्जी देना चाहेंगे। और मुझे लगता है कि बाकी ऐसे कुछ मिनिस्टर्स हैं जो इतने दिन थे, ड्रॉप भी हो सकता है और नई चेहरा जैसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अभी ऐसे किसी को करेंगे जो अभी नए नए जीते हैं चुनाव में, जो स्पोर्ट्स सेक्टर से आ रहे हैं, मनोज तिवारी या विदेश बोस फुटबॉलर थे। तो इसीलिए ये एक्चुअली स्पेकुलेशन ये सब है। अच्छा जयंत, कब तक ये कैबिनेट बनने की उम्मीद लग रही है? संडे हो सकता है। संडे रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन है और उस दिन ये होने का संभावना है। तो ममता बनर्जी लास्ट मिनट तक, पीके का भी एक, प्रशांत किशोर का भी एक रोल है और अभिषेक बनर्जी एक मतलब बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ले रहे हैं। ये चॉइस ऑफ जो मिनिस्ट्रीज हैं इसमें बहुत बड़ा एक डिटर्मिनिंग रोल अभिषेक बनर्जी का भी है। जयंत, एक और सवाल ये है कि बीजेपी और टीएमसी के बीच जो राजनीतिक लड़ाई चल रही है हिंसा को लेकर, वो अब कहाँ थमेगी? क्योंकि बंगाल में कल सबसे ज़्यादा कोरोना से भी मौतें हुई हैं और हिंसा के मसले पर ममता के लिए बीजेपी ने एक नया मोर्चा खोल दिया है। मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। तो क्या रणनीति है बीजेपी की आगे? देखिए, हिंसा, मैं पश्चिम बंगाल को लास्ट 35 इयर्स कवर कर रहा हूँ। ऐसे एक भी चुनाव नहीं हुआ जिस चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा नहीं हुआ। मुझे लगता है ममता बनर्जी भी एक समय जब चुनाव लड़ते थे और सीपीएम रह जाते थे, ऐसे एक बार नहीं 2-3 बार हुआ, अल्टीमेटली वो हराया। वैसे रिपीटेशन ऑफ हिस्ट्री हो रहा है।
ये अभी ममता बनर्जी उस समय अपोजिशन लीडर थे और राजनीतिक हिंसा के लिए सीपीएम के खिलाफ नेशनल एजेंडा बनाते थे। दिल्ली में आके धरना दिए थे, बोट क्लब में भी धरना हुआ था, उस समय बोट क्लब में परमिशन मिलता था। लेकिन अभी बीजेपी इसको इसीलिए नेशनल मुद्दा बनाना चाहते हैं क्योंकि अभी बीजेपी हार गए हैं, डिमोरलाइजेशन आ सकता है, पार्टी वर्कर्स में एंथुजियाज्म का कमी है। तो जो घटना है वो दुखद है और उसको कॉम्बैट करना चाहिए। गवर्नर भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन से भी बोले हैं, प्राइम मिनिस्टर फोन किए हैं, अमित शाह जी ने रिपोर्ट मांगे हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज चल रहा है। लेकिन इसको आज के दिन में ही, जिस दिन ओथ टेकिंग ले रहे हैं उसी दिन नड्डा जी ने एमएलए का भी शपथ ग्रहण पार्टी एमएलए का क्यों कर रहे हैं, और उसी दिन जिस दिन शपथ हो रहा है ममता बनर्जी का, उसी दिन भाजपा इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं, गवर्नर के पास जा रहे हैं, क्योंकि इसमें बीजेपी के जो वर्कर्स हैं उसको एक एंथुजियाज्म मिलता है, उसको डिप्रेशन और नहीं होता है और वो एनर्जेटिक होकर पॉलिटिकल डायरेक्शन मिलता है। कुछ लोग जो तृणमूल से बीजेपी में आए थे वो बीजेपी से फिर से तृणमूल में जाने का संभावना है, और ममता बनर्जी ने खुद बोल दिया है कि हम वेलकम करेंगे जो लोग चले गए थे वापस लाने के लिए। तो ये जो एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन पश्चिम बंगाल में होती है, इसमें बीजेपी इसको डिविडेंड, पॉलिटिकल डिविडेंड जिसको बोलते हैं, हिंसा है नहीं ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसका राजनीतिक डिविडेंड भी बीजेपी मिल सकता है, ये सोच के एक स्ट्रेटेजी बनाया कि इसको बड़ा इशू बना दे, कि एक डाइवर्शन टैक्टिक्स भी है इसमें, कि ममता बनर्जी का ओथ, कैबिनेट फॉर्मेशन, इसके जगह वो कंसिस्टेंटली प्रतिपक्ष के नाते अगले 5 साल ये लड़ाई लड़ने के लिए बीजेपी प्लान कर रहा है। ये थे वरिष्ठ पत्रकार जयंता घोषाल। और असम में बीजेपी फिर से सरकार बना रही है, लेकिन एक टेंशन जरूर है, वो ये है कि सीएम कौन होगा। पिछली बार तो मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल थे, लेकिन इस बार टक्कर में हिमंता बिस्वा शर्मा भी हैं। पिछली सरकार में वो सोनोवाल के स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन इस बार बीजेपी आला कमान के सामने सीएम पद के दावेदार हैं। केंद्रीय संसदीय दल भी इस बीच गुवाहाटी पहुंच चुका है, सारे हालात पर बारीकी से नज़र भी रखे है, क्योंकि उसी को सीएम की घोषणा भी करनी है। तो हमने इंडिया टुडे मैगजीन के डिप्टी एडिटर कौशिक डेका से पूछा कि दोनों ही दावेदारों के दावों में क्या क्या गिना जाए। हिमंता बिस्वा शर्मा के अगुवाई में इस बार असम में चुनाव जीता गया है, ये बात में कोई दो राय नहीं है, कोई इसको ठुकरा नहीं सकता है। कैंपेन से लेके कैंडिडेट सिलेक्शन तक, नैरेटिव क्रिएशन तक, और जो भी वादे किए गए बेनिफिशियरी के लिए वादे, औरतों के लिए, महिलाओं के लिए, तो ये सभी हिमंता बिस्वा शर्मा ने ही तय किया और पूरे कैंपेन को उन्होंने सिंगल हैंडेडली चलाया। 95 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उन्होंने कैंपेन किया, रोड शोज किए, और हमने उनके पॉपुलैरिटी भी देखा। लोग रॉकस्टार की तरह मिलने आते थे, उनको छूने की कोशिश करते थे, लोग उनको भगवान कहते थे। और इनकी एक वजह है, क्योंकि जो कोविड हुआ लास्ट 1 साल में, कोविड में हिमंता बिस्वा शर्मा एज ए हेल्थ मिनिस्टर जिस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाया, हालांकि मीडिया में केरल के बारे में काफी लिखा जा रहा था, लेकिन सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस अगर कहीं हुआ है तो असम में हुआ, और इसका एक्नॉलेजमेंट भी हुआ था। हम इंडिया टुडे के तरफ से, इंडिया टुडे मैगजीन ने स्टेट ऑफ द स्टेट जब हमने स्टडी चलाया था, तो उनमें बेस्ट कोविड मैनेजमेंट का खिताब असम को ही मिला था। साथ में ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, असम में एक बहुत बड़ी मूवमेंट शुरू हुआ था अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। जो असमी स्पीकिंग लोग थे, उनका जो गुस्सा था बीजेपी की तरफ था। तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने 2 तरीके से उस गुस्से को न्यूट्रलाइज किया, जिससे बीजेपी को अपर असम में, जहां पे सबसे ज्यादा खतरा था, अपर असम के जिन डिस्ट्रिक्ट्स को, जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को एंटी-सीए मूवमेंट का एपिसेंटर माना जाता था, वहां पे भी जीत हासिल हुई। पहला तो उनके जो कोविड मैनेजमेंट की वजह से वो गुस्सा डाइल्यूट हुआ। दूसरा, जिस तरह से 2 नए पार्टी उभर के आए थे, और उन दोनों पार्टी में हिमंता बिस्वा शर्मा ने, जो पहले से भी जाना जाता है इंटर पार्टी नेटवर्क कनेक्शंस की वजह से, जिस तरह से पेनिट्रेट किया, उनके कैंडिडेट सिलेक्शन में इंटरफेरेंस किया, ये सब मिला के उन्होंने एक ऐसे माहौल पैदा किया जिससे कांग्रेस को जो बेनिफिट होने वाला था एंटी-सीए मूवमेंट की वजह से, वो बेनिफिट कांग्रेस को नहीं मिल पाया। साथ में ये भी बात सही है कि कांग्रेस और एयूडीएफ के अलायंस ने
कांग्रेस के खिलाफ एक एंटी सेंटीमेंट क्रिएट किया एसएमई स्पीकिंग लोगों के बीच में, जिसका हिमंत बिश्व शर्मा ने भरपूर फायदा उठाया। उनके सारे पोल कैंपेन आप देखेंगे, स्पीचेस देखेंगे, तो उन्होंने एयूडीएफ के चीफ बदरुद्दीन अजमल को एक एसएमईज सिविलाइजेशन या एसएमईज कल्चर, लैंग्वेज, इनके खिलाफ सबसे बड़ा थ्रेट की तरह उन्होंने प्रोजेक्ट किया, जो एक सक्सेसफुल नैरेटिव हुआ। इलेक्शन रिजल्ट से हमें पता चला। तो रिसोर्सेज के साथ हर तरह के मैन्यूवरिंग, पोल मैनिपुलेशन, ये सब पोल मैनिपुलेशन से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहाँ पे कौन से कैंडिडेट को खड़ा करना है, कौन से कैंडिडेट को किसके खिलाफ लड़ाना है, और या दूसरे पार्टी के कैंडिडेट को कैसे इन्फ्लुएंस करना है, ये सारे जो अंक होते हैं, इन सब में हिमंत बिश्व शर्मा पहले से माहिर है, क्योंकि पूरे नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने एक्सपेंशन किया है। तो ऑब्वियसली उनके जो दावेदारी है चीफ मिनिस्टरियल पोजीशन के लिए, उसमें काफी दम है। अच्छा कौशिक जी, ये तो हिमंता बिश्व शर्मा की बात हुई। सर्बानंद सोनोवाल के हिस्से में क्या क्या दावे हैं? सर्बानंद सोनोवाल जी की एक क्लीन इमेज है, वो एक एग्जिस्टिंग सीएम है। वो सीएम रहते हुए ही अब बीजेपी ने 60 सीट्स में जीत हासिल की है, जो पहले इलेक्शन से बिल्कुल सही सेम नंबर है। तो कोई वजह नहीं है कि किस वजह से इनको हटाया जाए, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो उन्होंने वो चीफ मिनिस्टर रहते हुए ही बीजेपी ने ये जीत हासिल की है। और असम के लोगों के बीच में उनके लिए एक उनका एक सेंटिमेंटल पोजीशन है। दूसरी बात यह है कि उनकी गवर्नमेंट ने, स्पेशली सर्बानंद सोनोवाल जी ने करप्शन के खिलाफ कुछ ड्राइव चलाए थे। तो ये कहा जा सकता है कि जीत हासिल करवाए हिमंत बिश्व शर्मा ने, लेकिन सर्बानंद सोनोवाल ने कोई गलत नहीं किया। ये क्रेडिट भी उन्हें देना पड़ेगा कि उन्होंने हिमंत बिश्व शर्मा को जिस तरह से वो करना चाहते थे इलेक्शन कैंपेन मैनेजमेंट, या ड्यूरिंग मिनिस्टरशिप भी उनके कैबिनेट में, जब हिमंत बिश्व शर्मा हेल्थ मिनिस्टर, फिनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन दावेदारी मेरे हिसाब से हिमंत बिश्व शर्मा के थोड़ा सा स्ट्रांग है। कौशिक जी, क्या लग रहा है आपको, अगर पार्टी इन दोनों नामों के बीच फंसी है तो रास्ता क्या निकलेगा? देखिए, रास्ता वही निकालना पड़ेगा जिस डिसीजन से सबसे कम डैमेज हो। अब इनको ये इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि समझ लीजिए पहले ऐसे तय करते कि सर्बानंद सोनोवाल जी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, हिमंत बिश्व शर्मा को बनाया नहीं गया। जहां तक मुझे हिमंत बिश्व शर्मा के बारे में पता है, इस समय वो सिर्फ और सिर्फ चीफ मिनिस्टर पोजीशन पे ही खुश होंगे, या नहीं तो उनको बहुत बड़ी यूनियन कैबिनेट में बड़े दर्जे के पोस्ट देना पड़ेगा। अब बड़े दर्जे में मैं टॉप 4 में से कोई एक मिनिस्ट्री उन्हें देना पड़ेगा। अब वो मुझे नहीं लगता वो हो पाएगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो मिनिस्टर्स है यूनियन कैबिनेट में, उनमें से किसी को निकालना मुझे नहीं लगता इस समय कोई ऐसा माहौल है। तो इसलिए ये सब बातें देख के, खासतौर से बंगाल इलेक्शन हारने के बाद पूरे ईस्ट में रिसोर्स की तौर पे, स्ट्रेटेजी के तौर पे और पॉलिटिकल मैनेजमेंट की तौर पे हिमंत बिश्व शर्मा की जरूरत बहुत है। रही बात सर्बानंद सोनोवाल की, अगर उनको ना दिया जाए तो ऑब्वियसली कुछ सेक्शंस असम में लोगों के सेंटीमेंट हर्ट हो सकता है, वो ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट कितना ज्यादा होगा, अगर मैं असम के एज ए पर्यवेक्षक मैं अगर ये कहूँ कि उनका इम्पैक्ट बहुत, मुझे लगता है बहुत ज्यादा नहीं होगा। और सर्बानंद सोनोवाल जी को एक रेस्पेक्टफुल यूनियन पोर्टफोलियो देके उनको एक ऑनरेबल एग्जिट दिया जा सकता है। लेकिन ये मेरी पर्सनल विचार है। बीजेपी को ये तय करना पड़ेगा कि किनको ना देने से नुकसान कम होगा। यहाँ पे दे विल हैव टू गो बाय दिस इवैल्यूएशन की मिनिमम डैमेज। ये थे इंडिया टुडे मैगजीन के डिप्टी एडिटर कौशिक देगा। अब बात मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने बड़े और ऐतिहासिक फैसले में यह साफ किया है कि मराठा समुदाय के लोगों को एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड कम्युनिटी के तौर पर घोषित श्रेणी में नहीं लाया जा सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मराठा कानून के तहत महाराष्ट्र में नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में प्रवेश में मराठा कोटा दिए जाने का जो प्रावधान है वो असंवैधानिक माना जाएगा।
अदालत ने कहा कि 2018 का ये नियम प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी का वायलेशन है, यानी बराबरी के सिद्धांत का उल्लंघन है, और 50% से ऊपर की सीमा सीधे तौर पर संविधान के आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन करती है। और क्या बातें कोर्ट में आज हुई, इस मसले पर मैंने आज तक रेडियो के रिपोर्टर संजय शर्मा से पूछा। इस मामले में सबसे बड़ी खबर तो यह है कि महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को जो आरक्षण दिया गया था, जो 50% से ऊपर जा रहा है, कोर्ट ने उसको असंवैधानिक करार दिया है। ये अपने आप में एक नजीर है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट इस तरह से कोई अपने लोकल लोगों को, जैसे आंध्र प्रदेश है उसमें मुस्लिम लोगों के लिए, या फिर कर्नाटक है वहां के कन्नडिगा के लिए, महाराष्ट्र में मराठी लोगों के लिए, और बाकी राजस्थान में गुर्जर लोगों के लिए ऐसा आरक्षण का प्रावधान किया था, जिससे 50% से ज्यादा संख्या जा रही थी। कोर्ट ने इसको एक फैसले के जरिए तमाम चीजों को इसको असंवैधानिक करार दिया है, और अपने 5 जजों की संविधान पीठ ने इस फैसले में जो ये याचिका लगाई गई थी, इसमें आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर ये आरक्षण दिया जा रहा था, लेकिन कोर्ट ने इसको कहा है कि 50% से ज्यादा कोई भी राज्य सरकार का संविधान के संशोधन के 102वें संशोधन के मुताबिक किसी भी राज्य सरकार को ये अख्तियार नहीं है। और ये भी कहा है कि 50% आरक्षण सीमा पर पुनर्विचार करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के संविधान पीठ ने साफ कर दिया है। और मराठा लोगों के लिए 50% से ज्यादा सीमा का उल्लंघन करना ये किसी तरह से संवैधानिक नहीं है। पीजी और मेडिकल पाठ्यक्रम में पहले से किए गए दाखिले वो बरकरार रहेंगे, और पहले की सभी नियुक्तियां जो अब तक हो चुकी हैं उससे छेड़छाड़ नहीं होगी। लेकिन आइंदा के लिए, क्योंकि ये जजमेंट अभी है, इसलिए ये पिछला लागू नहीं होगा, तो आगे से इसमें पुराने नियुक्तियों पर असर नहीं होगा, लेकिन आइंदा से इस आधार पर नियुक्तियां नहीं की जा सकेंगी। संजय जी, अक्सर ये देखा जाता है कि सरकारें कम्युनिटी अपीजमेंट के लिए इस तरह की चालें चलती हैं। वो जानती हैं कि उनके फैसले कोर्ट में नहीं टिकेंगे, लेकिन उनके कदम से समुदायों के फेवरेट बनने की जो कोशिश होती है वो कामयाब हो जाती है। क्या मराठा आरक्षण भी इसी तरह की एक कोशिश थी? इस फैसले के राजनीतिक पहलू क्या है? इस फैसले का राजनीतिक पहलू की राज्य सरकारों की का मकसद आरक्षण देना उससे ज्यादा जरूरी होता है एक मैसेज देना कि हम आपके लिए सोच रहे हैं, कोर्ट नहीं करने दे रहा, ये सबसे जरूरी है। और लोकतंत्र में जिस तरह से वोट बैंक की राजनीति है, उसमें साफ साफ यही है कि सरकारें सिर्फ और सिर्फ मैसेज देना चाहती हैं। ये पेंडेमिक सिचुएशन में क्या हो रहा है, सरकार सिर्फ ये बता रही है, ये ढोल बजा रही है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, कि हम क्या कर रहे हैं, हमने शेर मार दिया, हाथी पलट दिया, बाघ पलट दिया, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो ठोस चीजें हैं, उस ठोस चीजों पर सरकारों का भी ध्यान नहीं है। कहीं लोग किसी दूसरे काम में व्यस्त थे, अब वो काम खत्म हो गया तो अब लोगों की चिंता उनको सता रही है। ये कुछ वैसा ही है कि आदमी जब मेले में जाता है तो उस समय उसका दिमाग मेले की तड़क भड़क चमक दमक में होता है, लेकिन जब शाम होती है तो उसे याद आता है कि उसे पशुओं को पानी देना है, घर में बूढ़े माँ बाप है उनको खाना भी देना है, दवाई भी लेनी है और जल्दी घर पहुंचना है। तो ये तमाम चीजें उनकी चिंता में आती हैं। तो ये सरकार वही अभी तक मेले में घूम रही थी, किसी का कोई मेला था, किसी का कोई मेला था, लेकिन अब मेला खत्म हो गया, अब सारे लोग उसमें। तो सिर्फ सरकारें जो कोर्ट में बता रही हैं उसका भी मकसद यही है कि वो सिर्फ मैसेज देना चाहती, जनता को बताना चाहती, देखिए आपके लिए हमारा दिल कितना रो रहा है। और ये भी ऐसा ही है कि राजनीतिक असर तो इसका पड़ेगा, लेकिन जो फायदा उठाना था वो उठा चुके लोग, ये बताकर कि हम आपको आरक्षण देना चाहते हैं, कोर्ट इसमें हट रहा है, संविधान के प्रावधान इसमें आड़े आ रहे हैं, लिहाजा इसलिए जो चाल चल दी, अब उसको तो 12-25 आ चुके हैं इस चौपड़ में, और अब गोटियां आगे बढ़ेंगी। जाहिर है कि उसमें बाधा आई, लेकिन इनका मकसद लोगों को सुधार करने, लोगों की स्थिति में सुधार करने से ज्यादा बढ़िया है कि वो अपने वोट की स्थिति में सुधार कर लें, अपने राजनीतिक स्थिति में सुधार कर लें और नफे नुकसान का गणित लगा लें। वही अभी भी किया गया। ये थे आज तक रेडियो रिपोर्टर संजय शर्मा। कोरोना की जांच में जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है वो है RT-PCR, लेकिन कभी इसके इफेक्टिवनेस पर सवाल खड़े होते हैं, कभी टेस्टिंग कम होने का मामला सामने आता है, कभी टेस्टिंग किट ही खत्म हो जाती है, तो कभी कोरोना रिपोर्ट ही गलत आ जाती है। अब इन सब चीज़ों के बीच केंद्र सरकार ने RT-PCR को लेकर नए नियम जारी किए हैं, और ये नियम तब आए हैं जब पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा 3,460 लोगों की सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जान गई है। अब जब देश में तीसरी लहर की बात चल रही है, वैक्सीनेशन को लेकर मारामारी है, रोज़ हज़ारों की संख्या में मौतें हो रही हैं, उस वक्त केंद्र सरकार को RT-PCR के नए नियम लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और ये कौन कौन से नियम हैं जिसे सरकार लागू कर रही है? यही पूछा हमने इंडिया टुडे टीवी की डिप्यूटी एडिटर स्नेहा मोरदानी से। RT-PCR टेस्ट को लेके देश में बहुत चर्चा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और ओवरऑल सरकार का ये कहना है कि टेस्टिंग उन्हीं लोगों को करवानी चाहिए जिनको ज़रूरत हो।
इस समय जाहिर है सिस्टम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इसके चलते इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ये कहा है कि इंटर स्टेट ट्रैवल के लिए RT-PCR टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर आप दिल्ली में हैं और आप केरल जाना चाहते हैं, या आप दिल्ली में हैं और आप महाराष्ट्र या पंजाब जाना चाहते हैं, तो उन स्टेट्स को नेगेटिव RT-PCR डिमांड करने का हक नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन इस कदर फैल गया है कि स्टेट बाउंड्रीज से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन स्टेट्स अभी भी नए रूल्स को लागू नहीं कर रही हैं। आज ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये कहा कि वेस्ट बंगाल में एंटर करने के पहले मैंडेटरी नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट ज़रूरी है। पंजाब का भी ये कहना है। सरकार ये देख रही है कि इस समय सिस्टम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इसलिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के ये कुछ नए गाइडलाइंस आए हैं, लेकिन स्टेट्स अब इस समय इनको फॉलो तो नहीं कर रही है। सरकार का ये भी कहना है कि अगर कोई पेशेंट कोविड पॉजिटिव है लेकिन उसके सिम्टम्स गायब हो चुके हैं, तो 10 दिन के अंदर ये माना जा सकता है कि वो पेशेंट अभी कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से क्लियर है और उस पेशेंट में ये क्षमता नहीं कि वो ये इन्फेक्शन किसी और को पास ऑन करें। इस वजह से एक नेगेटिव RT-PCR टेस्ट कराना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप कोविड-19 के पेशेंट हैं और अगर आपकी रिकवरी अच्छी तरीके से हो रही है, तो 10 या 14 दिन के भीतर ये माना जा सकता है कि आप कंप्लीटली रिकवर्ड हो गए हैं। और अगर आप एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं, मतलब शुरू से ही आपके कोई भी सिम्टम्स नहीं है, तो इन्फेक्शन ऑनसेट के 10 या 12 दिन के भीतर ही ये माना जा सकता है कि आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। आपके केस में भी नेगेटिव RT-PCR टेस्ट करवाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अच्छा स्नेहा, जिन राज्यों में या उन जगहों पर जहां पर बिना RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के एंट्री नहीं मिलती, पंजाब ही एक राज्य है, उसने अभी 2 दिन पहले ही रोक लगाई है कि अगर आप नेगेटिव रिपोर्ट नहीं दिखाते हैं RT-PCR की तो आपको नहीं आने दिया जाएगा। तो अब जो नए नियम आए हैं इनके बाद क्या फ़र्क पड़ेगा? अभी भी ऐसे कई सारे ऑफिसेज हैं जो कि नेगेटिव RT-PCR टेस्ट मांग रही हैं, कई सारे स्टेट्स हैं जो कि नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट्स मांग रही हैं, लेकिन ये गाइडलाइंस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से हैं। कुछ समय लग सकता है, लेकिन आशा है कि ये गाइडलाइंस इम्प्लीमेंट हो जाएंगी ताकि सिस्टम पर कम प्रेशर पड़े। ये थे इंडिया टुडे टीवी की डेप्यूटी एडिटर स्नेहा मोरतानी। और अब वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट उम्मीदों के रोशनदान का। इसमें जमशेद कमर सिद्दीकी आज सुना रहे हैं कहानी एक 21 साल के लड़के की जिसने कोविड से जूझती एक 90 साल की बेसहारा की जिंदगी बचा ली। सुनते हैं पूरी कहानी। उम्मीदों का रोशनदान। उनका क्या फर्ज है ये अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। जिगर मुरादाबादी का ये शेर रांची में रहने वाले 21 साल के अतुल की जिंदगी का उसूल है। एक ऐसे समय में जब जिंदगी अपनी न्यूनतम शर्तों के लिए भी तकाजे कर रही है, लोग अपने अपने घरों में छुपे इस वक्त के गुजर जाने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे वक्त में अतुल त्रिपाठी भी हैं जिन्होंने एक 90 साल की बूढ़ी अम्मा की जिंदगी बचा ली। ये कहानी है रांची में अरगोड़ा बस्ती की। अतुल को सोशल मीडिया पर एक बूढ़ी और बेसहारा औरत के किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर पड़े होने की खबर मिली। पता चला कि वो उसी साइट पर रहती थी। काम करने वाले मजदूर उसे खाने पीने को कुछ दे देते थे, लेकिन काम बंद हुआ तो उसे पूछने वाला कोई नहीं था। अतुल के पिता बीरेंद्र त्रिपाठी समृद्धि नाम से एक सामाजिक संगठन चलाते हैं। अतुल ने पूरी जिंदगी अपने पिता को अजनबी लोगों की मदद करते हुए देखा है। शायद उसी का असर था कि अतुल ने तय किया कि वो उस बूढ़ी अम्मा की मदद करेंगे। घर से 6 किलोमीटर दूर उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे तो देखा कि वो बूढ़ी अम्मा बेसुध पड़ी थी। शायद कई दिनों से भूखी, निर्वस्त्र और सांसें उखड़ रही थी। अतुल अपने साथ ऑक्सीमीटर ले गए थे। चेक किया तो लेवल कम था। वो समझ गए कि कोविड संक्रमण का मामला है। उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल की, लेकिन जवाब मिला कि एम्बुलेंस तो हम ले आएंगे, लेकिन उस बूढ़ी को छुएंगे नहीं। उसे स्ट्रेचर पर लेटाना आपको ही पड़ेगा।
अतुल ने यह बात भी मान ली। एम्बुलेंस आई तो महिला को अपनी गोद में उठाकर एम्बुलेंस की सीट पर लेटाया और अस्पताल में दाखिल करने के लिए फॉर्म पर अपना नाम लिखवाया। सुनिए अतुल को। तो हमने काफी रिक्वेस्ट किया, एम्बुलेंस मंगवाया, एम्बुलेंस से उनको एडमिट करवाया हॉस्पिटल में। उसके बाद उनका ट्रीटमेंट चला, वो स्टेबल है, इनफैक्ट रिकवर कर रही हैं। मैं बाकी लोग से यही अपील करूंगा, अपने आप को सेफ भी रखें बट हेल्प भी करें। अगर आप आसपास में भी हेल्प करेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस बन जाएगा। वो उसके जगह पे किसी के भी फैमिली मेंबर होते हैं, फैमिली मेंबर्स अकेले होते हैं मोस्टली, वो अकेले वो कन्वे नहीं कर पाते, हॉस्पिटल नहीं ढूंढ पाते, कुछ नहीं हो पाता। अगर यूथ आगे आके हेल्प करेगा, वो हेल्प करेंगे आसपास के लोग अपना समझकर, तो काफी जल्दी इस महामारी से हम आगे बढ़ पाएंगे। रिवॉर्ड मिले ना मिले, रिकॉग्निशन मिले ना मिले, बट हाँ उस इंसान की लाइफ में काफी बड़ा दर्जा मिल जाता है। अतुल त्रिपाठी की कोशिशों को हमारा सलाम। अगर आप भी जानते हैं किसी ऐसे शख्स को जो इस दौर में दूसरों के लिए मदद की उम्मीद बना हो, तो हमें लिख भेजिए उस शख्स के बारे में। हमारा पता है radio@aajtak.com। उम्मीदों के रोशनदान में कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तो आज दिन भर में इतना ही। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगता है ये हमें बताना ना भूलिएगा। radio@aajtak.com हमारा पता है। तुरंत टाइप कीजिए ईमेल और भेज दीजिए इस पते पर। साथ ही हमारे आज तक रेडियो के सभी प्रोग्राम्स तमाम ऑडियो OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, गूगल पॉडकास्ट और एप्पल पॉडकास्ट पर भी हैं। आपको जो भी प्रोग्राम पसंद आता है वहां आप जाकर सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वो प्रोग्राम अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस प्रोग्राम के लिए साउंड मिक्सिंग कपिल देव सिंह कर रहे थे। खबरें सुना रहा था मैं, अमन गुप्ता। अब आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।